बात करेंगे कुछ इश्यूज़ सिक्योरिटी के साथ जो संबंधित इशू होते हैं ई कॉमर्स के अंदर उनकी। तो एक जो सिक्योरिटी है बहुत बड़ा इशू है हर कंसर्न के लिए। जो जो भी कंपनीज़ होती हैं सब में एक बड़ा मुद्दा है कि सिक्योरिटी को बना के रखना। तो एक चैलेंजिंग काम बोल सकते हो कि किसी कंपनी के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है, चैलेंज वाला, कि वो किसी खतरे को रोक सके। खतरे भी अगर ऐसे हो जैसे पीसिंग, मालवेयर, की लॉगर्स, फर्मिंग, हैकिंग एंड डैनियल ऑफ सर्विस, ये सभी कुछ ऐसे खतरे हैं जिसके अंदर पॉसिबिलिटी रहती है कि जिसके तहत कंपनी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है डैनियल ऑफ सर्विस। जैसे हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे हमको सर्विस मिलती है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो क्लाइंट यूज़र होता है वो इस सर्विस से वंचित रहता है, ये सर्विस उस तक पहुंच नहीं पाती। जैसे हम जानते हैं कि एक सर्विस, हम सर्विस का जैसे हम पे करते हैं तो जो सर्विस होती है वो हम तक पहुंचनी चाहिए। जैसे रिसोर्स हैं उनसे हम सर्विस लेते हैं तो वो हम तक पहुंचनी चाहिए। हम कोई भी सर्विस लेते हैं वो हमारे तक पहुंचती है, तो इसके अंदर उसमें कुछ रुकावट आती है। तो इट इज़ एन मेथड यूज्ड बाय हैकर टू सेंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट टू एन ई कॉमर्स वेबसाइट। जो हैकर होता है वो लार्ज नंबर में ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट जो अपने आप होता है, एक लार्ज नंबर में रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेबसाइट के ऊपर to the website server. These requests seem to originate from genuine visitor। जो वेबसाइट सर्वर होता है वो ऐसे ऑब्जर्व करता है, ऐसा देखता है इनको रिक्वेस्ट को कि जैसे किसी आम विजिटर ने रिक्वेस्ट भेजी हो। तो जैसे वो नॉर्मल को हैंडल करता है वो कोशिश करता है कि वो इनको भी वैसे ही डील करे। तो so the website server attempt to respond to the request, but the sheer volume of overwhelm the server। तो वो कोशिश करता है इनको वैसे ही डील करे जैसे वो नॉर्मल विजिटर को करता है, विजिटर की रिक्वेस्ट को करता है। बट ये अचानक से ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं जिसके चलते जो ये रिक्वेस्ट हैं वो सर्वर पर हावी हो जाती हैं। तो रिज़ल्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे इंफॉर्मेशन या कोई सिक्योरिटी लॉस हो गया या हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी हो गई। इट कैन द कॉस्ट टारगेट पर्सन और कंपनी अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। कंपनी का नुकसान होता है समय के बारे में उसका नुकसान होता है। जैसे कुछ तकनीकी खराबी आ गई, सर्वर बंद हो गया हमारा, उस पर लोड ज़्यादा पड़ा तो सर्वर हमारा बंद हो गया। तो जिसके चलते हमने एक बंदे को बुलाया कि भाई तू इसको ठीक कर दे, जितने पैसे तू बोलेगा मैं तुमको दे दूंगा। जब तक बंदा ठीक करेगा तब तक टाइम भी लगेगा, और साथ के साथ जब ठीक होगा तब कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर के साथ जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कस्टमर का वो कम होता है। जैसे वो सर्विस उसको मिलनी चाहिए थी वैसी सर्विस उसको मिली नहीं। सर्विस मिलते मिलते जो सर्वर है वो बंद हो गया तो सर्विस जाना बंद हो गई। सर्विस जाना बंद हो गई। जब ठीक हुआ सर्वर तब उसको जो हमारा बंदा है जिसने ठीक किया उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। हालांकि इसके अंदर किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, सॉरी, किसी भी तरह की चोरी नहीं होती कि उसको कोई प्रॉफिट हो गया हैकर को। बट इसके अंदर नुकसान होता है कंपनी को, टारगेट किया जाता है कंपनी को। तो आगे देखते हैं। जो a Daniel of service attack can also destroy programming and file in affected computer system। तो जिस कंप्यूटर के साथ जो कंपनी काम कर रही है ये उसके अंदर प्रोग्राम को, जैसे उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, हर हर कंपनी के अपने प्रोग्राम होते हैं, ये उसको इफ़ेक्ट करता है, कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसमें कुछ और तकनीकी खराबी लेके आ सकता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पीसिंग। पीसिंग इज़ एक ऐसा अभ्यास है जिसके अंदर जो हैकर होता है वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको चोरी करने की कोशिश करता है। कभी कभी ये डायरेक्टली होता है और कभी कभी इनडायरेक्टली होता है। यूज़र आईडी आप सबको पता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं, जैसे बैंक डिटेल हो गई, आपका कोई अकाउंट है उसकी सारी डिटेल होगी। यूज़र आईडी, पासवर्ड जो कि मेन होते हैं। आप इसकी सिक्योरिटी की ही चिंता करते हो हर बार। तो जो हैकर है वो कोशिश करता है कि इनको चुरा सके। हो सकता है वो क्या डायरेक्टली मेथड यूज़ करे या इनडायरेक्टली यूज़ करे। इनडायरेक्टली मनी बाय कंसीलिंग अ ट्रस्ट फॉर थी इंडिविजुअल। ई पेमेंट सिस्टम पता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप ऑनलाइन पे करते हो। इस सिस्टम के तहत वो आपका शुभ चिंतक बन के आपको ठगने की कोशिश करता है। जो फिशिंग प्रैक्टिस कैन बी सेवरल फॉर्म, इसके बहुत सारे मेथड है। जितने भी पॉइंट हम करेंगे उनके बहुत सारे मेथड है। हर किसी में ये लाइनें ऐड ज़रूर होगी। तो वन ऑफ them is receiving an email which claim to come from your bank having banking graphics or logos। आपके बैंक में जैसे कोई स्कीम आई जिसको बारे में जिसके साथ ये लिखा होगा, अगर आप इसको ऐप इनेबल करना चाहते हैं अपने बैंक में तो या क्लेम करना चाहते हैं तो तुरंत इसके साथ जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें। अब और अपने बैंक अकाउंट में आकर अपनी डिटेल भरें और अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करें इंटरनेट पे। तो हम क्या करते हैं, हम उस लिंक पे टैप करते हैं। एक वेबसाइट खुलती है, बैंक की वेबसाइट, जो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट की तरह दिखती तो ज़रूर है, पर वो होती नहीं। वो एक फिशिंग वेबसाइट होती है, एक फेक वेबसाइट जिसको तैयार किया जाता है हैकर के द्वारा, ताकि हम ताकि हम अपना बैंक अकाउंट समझकर उसमें जो हमारी डिटेल होती हैं उसको फिल करें। ठीक है, तो हम अपनी जो डिटेल होती हैं उनको फिल करते हैं। हमको तो लगता है कि जैसे ये हमारा बैंक अकाउंट ही खुला है, और हम अपनी डिटेल को फिल करते हैं। डिटेल को फिल करते हैं तो जो हैकर है वो उसको कैप्चर करता है, उस पर ध्यान देता है। और बाद में जब तक हमको पता चलता है कि वो हमारे साथ धोखा हुआ है, तब तक जो हैकर होता है वो सारी जो डिटेल होती है उसके तहत हमारे जो बैंक में अमाउंट होती है, जो कैश पड़ा है, उसको सबको निकलवा लेता है। बैंक की अमाउंट को ड्रेन आउट कर देता है, पूरा बैंक को निचोड़ लेता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। मालवेयर इज टिपिकली एनी कोड और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज मालवेयर। मालवेयर जो होता है, मालवेयर इज टिपिकली एनी कोड और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइन टू इन्फेक्ट, डैमेज और डिस्क्रप्ट योर सिस्टम। इस मकसद के साथ कि आपके जो आपका नेटवर्क है या आपका जो आपका सिस्टम है उसको डैमेज करने के लिए, उसको इफ़ेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। ये इसके बहुत सारे वेज हैं। ये बहुत तरह से आपकी जो सिस्टम है उसको उस पर अटैक कर सकता है। जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंटेन करते हैं वायरस को लेके आते हैं। ये कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही कुछ और ऐप इंस्टॉल होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। जो वो ऐप्स होते हैं वो धीरे धीरे करके जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको चोरी करते हैं। जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये उनको चोरी करते हैं। It can be when we online. It can be form of remote as a software that ये कुछ जैसे तो पहले तो ऐसा होगा कि ये ऐप इंस्टॉल होगा, अपने आप ये एक्टिवेट होगा। बाद में जब धीरे धीरे करके हमारी जो डिटेल्स हैं उनको चोरी करेगा, जब हम ऑनलाइन होंगे तब जाके जो बंदा है जिसने ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वो अपने जैसे एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जिधर को हम घुमाते हैं वो उधर को चलती है, उसी तरह इसके अंदर एक जो हैकर होता है अपने सॉफ्टवेयर पे ऊपर कंट्रोल करता है। इनडायरेक्टली वो हमारे जो सिस्टम है उस पर उसको कंट्रोल करता है।
धीरे धीरे करके जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वो कलेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। और हो सकता है कि बाद में जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसके उसके अंदर से जो पैसे वो निकलवाता है वो निकलवा ले। मेनली एक ऐप को जो एक सॉफ्टवेयर उसको प्रोग्राम किया जाता है जो कि यूज़र के अदर ऐप्स के साथ इंस्टॉल होता है विदाउट नॉलेज ऑफ अ यूज़र। तो यूज़र को पता नहीं चलता कि उसके सिस्टम में एक अनवांटेड ऐप इंस्टॉल हुआ। धीरे धीरे करके जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ये स्टील करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्मिंग। फर्मिंग इज़ आल्सो, जैसे हमने ऊपर किया है कि एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है, ये पीसिंग और मालवेयर की तरह ही है, बिल्कुल उनकी तरह है। एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो दूसरे बंदे के कंप्यूटर में जाके चोरी कर सके। तो इसके अंदर फर्मिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं जो कंप्यूटर इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क का, जो कि कंप्यूटर जिसके अंदर अंडर छोटे छोटे नेटवर्क्स आते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर के नेटवर्क्स आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो हेड कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। प्रोग्राम को इंस्टॉल किया और उसने अपने आप को अपडेट एक्टिवेट किया। बस अटैकर ने इंस्टॉल करना था वो कर दिया। और जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद ये अपने आप को खुद एक्टिवेट करेगा, चोरी करेगा उसके सिस्टम में से। ये भी एक रिमोटली टाइप है कि जैसे रिमोट कंट्रोल कार, बंदा अपनी तरफ से जो हैकर है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम को कंट्रोल करेगा तो ईमेल्स टाइप पे, जैसे हम बोलते हैं हमारी फेसबुक आईडी हैक हो गई, बिल्कुल कुछ हद तक ऐसा है। बट इसके अंदर किसी को पता नहीं चलता कि उसका जो सिस्टम है वो उसमें क्या चल रहा है। तो ये धीरे धीरे करके जो भी डिटेल होती है, जो भी पर्सनल डिटेल होती है उसको सबको चोरी करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एक जाल होता है जिसके टॉप पे ये हेड कंप्यूटर है। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर आते हैं उस सब पे ये खतरा बना रहता है कि उनके साथ भी ऐसा हो। तो अगर जैसे कुछ ये ईमेल के थ्रू पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ये ईमेल के थ्रू लिंक भेजेगा, ईमेल हो गया या किसी और माध्यम के थ्रू जैसे मैसेजेस हो गए, तो उसके साथ ही पहले तो उनको लिंक वगैरह भेजेगा। अगर उस तरफ से उस लिंक पे कोई क्रिया की जाती है, जैसे ईमेल पे भेजा था, ईमेल खोल ली, या ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजी थी उसको खोल लिया, तो साथ के साथ वो उन कंप्यूटर पे भी अपने आप को डेवलप करेगा, जिसके तहत उन कंप्यूटर के अंदर भी ये समस्या आएगी कि जो चोरी की समस्या है, जैसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो गई। तो फर्मिंग में ये है। आगे है स्क्विल एसक्यूएल इंजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके अंदर जो अटैकर होता है वो किसी भी अकाउंट को बिना ये जाने कि उसका आईडी पासवर्ड क्या है उसको हाईजैक कर लेता है, उस पर अपना कब्जा कर लेता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे एक कोड होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं जिनके जिसके अंदर एक भी कोई कोड रह गया तो वो सॉफ्टवेयर पूरा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर को चलाना मुश्किल हो जाता है अगर एक भी कोड उसमें मिस हो जाए। तो एक स्टार्टिंग में होता है, एक बिल्कुल एंड में होता है। जो मेन वाला होता है तो एंड में डाटाबेस होता है, जो डाटाबेस होता है वो बिल्कुल अंत में होता है। डाटाबेस में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन बंदे ऐड हैं, आईडी पासवर्ड उनके क्या है, सब कुछ सारी डिटेल डाटाबेस में होती है। तो जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ मैनी वेब अटैक मैकेनिज्म यूज्ड बाय हैकर्स टू स्टील। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके अंदर जो अटैकर होता है वो चोरी करता है, ये उनमें से एक है। हम जानते हैं कि जैसे हम किसी भी आई लॉगिन पे अपनी आईडी और पासवर्ड भरते हैं तो वो चल पड़ता है।
अगर वो गलत होता है तो वो इरर शो करता है। जब कोई नया बंदा अपनी आईडी बनाता है तो वो आईडी डाटाबेस में जाके सेव होती है। जब बंदा दूसरी बार आता है, अपना आईडी पासवर्ड भरता है, तो डाटाबेस में एक रिक्वेस्ट, एक इन्फो जाती है जिसके अंदर पूछा जाता है कि ये आईडी पासवर्ड बंदे ने भरा है, क्या ये सही है। वो डाटाबेस मैच करता है, अगर सही होता है तो आगे कंफर्म कर देता है, वरना वो एरर भेजता है। तो जो रिक्वेस्ट होती है या वो जो इन्फो होती है वो शो करती है ये एरर है, गलत है। तो जो हमारा अटैकर है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है, जो गलत पासवर्ड है, इम्प्रॉपर कोडिंग होती है हमारी वेब एप्लीकेशन पर, कि उसको उसका फ़ायदा उठाता है। तो जो योर वेब एप्लीकेशन दैट अलॉज हैकर टू, तो गल इरर आ गया, तो आगे जाके जो हैकर है वो कमांड में एक कंडीशन फिल करता है जिसको एसक्यूएल कमांड बोला जाता है। एक कंडीशन जैसे हम बोले 1 = 1, एक एक के बराबर है, ये कमांड बिल्कुल सही है। आप 5 = 5 लिख सकते हो, ये 5 5 के बराबर है। तो एक कंडीशन फिल की जाती है जिसको जो हमारा एप्लीकेशन है, हम जो कोड को चेक करता है, वो उसको मना नहीं कर सकता। कंडीशन है, कंडीशन को हर बार वो सही जाती है, या हो सकता है कंडीशन को चेंज किया जाए, बट इसके ज़रिए एक कंडीशन फिल की जाती है। जब वो एरर शो कर देता है, बार बार एरर शो करेगा, तो कंडीशन फिल की जाती है जिसके अंदर जो हमारा आईडी पासवर्ड होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ कंडीशन के दम पर हमारी जो लॉगिन आईडी होती है उस पर एक्सेस कर सकता है, उस पर कब्ज़ा कर सकता है, और जो हमारा डाटाबेस है उसके थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकता है। तो किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक बंदे ने कुछ कंडीशन भरी, जैसे उसने एरर शो किया और बंदे ने कंडीशन भरी, तो कंडीशन के साथ जो हमारा अकाउंट है वो खुल गया। डाटाबेस पे जाके बंदे ने जो भी चोरी करना था, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसने वो कलेक्ट की। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक कस्टमर को टारगेट किया जाता है, हर किसी में टारगेट ही किया जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक द टाइप ऑफ इंजेक्शन। एक जैसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन था, ये है स्क्रिप्ट इंजेक्शन। ये है स्क्रिप्ट इंजेक्शन जिसके अंदर कुछ जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर भी हो सकता है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर उनको इंजेक्ट किया जाता है किसी स्क्रिप्ट को, उस पर जैसे छापा बोल सकते हो कि उसको वहाँ पे चिपकाया जाता है। ट्रस्टेड जिस वेबसाइट पे सबको भरोसा है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमको किसी पे भरोसा होता है तो हम बिना देखे, बिना कोई जांच पड़ताल किए ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। अगर भरोसा हो किसी के ऊपर तो बिना जांच पड़ताल किए उसका जो सामान होता है बंदे का, हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको पता है कि हमको इस पे भरोसा है। तो ये जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो अपना ख़तरनाक स्क्रिप्ट्स होती हैं, इनकी ख़तरनाक मलिशियस ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक बोल सकते हो, डेंजरस, जो डैमेज करती हैं, तो जो ख़तरनाक स्क्रिप्ट्स हैं उनको इंजेक्ट करता है किसी अदर वेबसाइट के ऊपर, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो सकती है। द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज़ टू मैनिपुलेट क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट्स। इसका जो कंसेप्ट है, इसके अंदर बंदा क्या करता है कि जो क्लाइंट की स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको मैनिपुलेट करना होता है। उनको मैनिपुलेट करने के लिए जो हमारा यूज़र है उसकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उनको मैनिपुलेट करके जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसका वेब एप्लीकेशन है, उसकी स्क्रिप्ट्स हैं। एक यूज़र
यूज़र की एक वेब एप्लीकेशन, उसकी स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स को मैनिपुलेट करके वो क्या करता है कि अपनी मर्ज़ी के अनुसार उनका इस्तेमाल करता है, उनको अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलाता है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है। क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक occur when an attacker use a web application to send malicious code, generally on client side, in the user web browser rather than on service side। जानते हैं कि इसकी जो इसका ये ऐसी सिचुएशन कब होती है, ये हैपनिंग कब होती है कि जब एक यूज़र किसी वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है ख़तरनाक कोड या सॉफ्टवेयर को भेजने के लिए, कि इसके ऊपर ये भेज सकता है क्लाइंट साइड को, किसी सर्वर के ऊपर ये भेजता है, क्लाइंट साइड को भेजता है एक अटैकर। ये हैपनिंग तब होती है जब एक अटैकर अपनी वेब एप्लीकेशन के थ्रू या किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो एक जानकारी होती है, एक ख़तरनाक प्रोग्राम्स होते हैं, उनको शेयर करता है। हमने ऊपर बात की थी कि एक बंदा जो होता है, जो हैकर होता है, वो कुछ ख़तरनाक स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि इंजेक्ट करता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो जो यूज़र का कंप्यूटर है, जो यूज़र की वेब एप्लीकेशंस हैं, या जो यूज़र का ब्राउज़र बोल सकते हो, उसके पास कोई चारा नहीं होता कि वो मना करे उन वेबसाइट को जिनके ऊपर जो अटैकर्स ने इंजेक्ट किया है। किसी यूज़र के ब्राउज़र के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनको मना करे। जैसे वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है कि ऊपर इंजेक्ट किया गया है। तो देखो इसमें क्या है कि एक यूज़र ने, पहले तो हमने जाना कि इंजेक्ट किया, जो अटैकर है उसने इंजेक्ट किया स्क्रिप्ट को किसी ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर। अब जो हमारा यूज़र का ब्राउज़र है, या वेब एप्लीकेशन बोल बोल दो या ब्राउज़र बोल दो, तो जो ब्राउज़र अब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको जैसे वो ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर है, तो ब्राउज़र को उस ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर भरोसा है कि ये जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड है। तो वो उससे अपना आराम से चलाएगा। ब्राउज़र को भरोसा है उस वेबसाइट के ऊपर, तो वो जो स्क्रिप्ट है, जो उसके पास स्क्रिप्ट आई है, वो उसको आराम से चलाएगा, क्योंकि उसको उस पे ऊपर भरोसा है कि ये एक ट्रस्टेड सोर्स है। तो जो मैलिशियस स्क्रिप्ट है, वो किसी जो कुकी होती है उस पे एक्सेस कर सकता है, और जो हमारी जानकारी होती है, जो हमारे ब्राउज़र के द्वारा उसको जानकारी मिलती है, हमारी पर्सनल जानकारी, वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जो बैंक डिटेल है वो इसके द्वारा अपना काम निकाल सकता है। जैसे कि हम जानते हैं जो कुकी होती है, कुकी हमारा जैसे कोई भी काम करते हैं तो एक कुकी बनती है जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है, डिस्क्रिप्टेड होती है। वो जैसे किसी कोड लैंग्वेज में नहीं होती, सिंपल हमारी सारी जानकारी होती है। तो बंदा ऐसे किसी यूज़र के कंप्यूटर में घुस के उसकी जानकारी को चुराता है। सिंपल भाषा में कि किसी वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल में बोल रहा हूँ, कि किसी वेबसाइट के ऊपर पहले तो एक अपनी स्क्रिप्ट इंजेक्ट की। बाद में जब यूज़र का जो ब्राउज़र है उसने उसको उठा लिया, आंखें बंद करके उस स्क्रिप्ट को उठा लिया, और जो हैकर है उसने फिर स्क्रिप्ट के थ्रू जो यूज़र होता है उसकी सारी जानकारी को चोरी किया। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है की लॉगर्स। की लॉगर्स के अंदर देखो क्या होता है कि जैसे हमने ऊपर मालवेयर की बात की थी कि एक मालवेयर में हमने क्या बात किया था, एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है जो कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर की तरह किसी भी यूज़र की जो डिवाइस है उस पर इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके अंदर में भी कुछ ना ये थोड़ा थोड़ा सेम है। की लॉगर्स जानते हैं पहले क्या होता है। की लॉगर्स इज़ वन ऑफ मेजर ऑनलाइन थ्रेट टू यूज़ प्राइवेसी। Keylogger is a malicious instead used to steal
एक आसान तरीका है और इंस्टेंट तरीका है, जिसके अंदर जो अटैकर होता है वो यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो यूज़र जैसे अपना कुछ भी टाइप करता है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड तो वो टाइप करता है, तो वो जो हैकर होता है वो इसको कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है यूज़र की स्ट्रोक्स को। जैसे उसने कीबोर्ड पे हम कुछ करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो रिकॉर्ड करता है कि उसने ये पासवर्ड भरा, उसने ये पासवर्ड भरा। पल पल की खबर जैसे बोल सकते हो कि पल पल की खबर को रिकॉर्ड करता है, कुछ ऐसा इसमें कुछ होता है। तो इसके अंदर जो पहला है वो है सॉफ्टवेयर की लॉकर्स। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है जो कि अनवांटेड होता है, मॉलवेयर की तरह एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है, जिसको इस मकसद के साथ बनाया जाता है कि वो यूज़र के अकाउंट में पहले तो जाएगा, उसके डिवाइस पे जाएगा, बाद में जब भी वो पासवर्ड को टाइप करेगा, ये कि यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ भी टाइप करेगा तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ये कंटेन करता है वायरस को, जो ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर है कंटेन करता है वायरस को। जब हम ईमेल को ओपन करेंगे या ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होती है उसको ओपन करेंगे, तब ये खुद ब खुद अपने आप आ सकता है। या हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे कुछ पड़ा था तो ये उसके साथ भी आज हो सकता है। हमने ऐप इंस्टॉल किया, ये उसके साथ इंस्टॉल हो सकता है। और किसी कीबोर्ड की किसी ईमेल के थ्रू, ईमेल को आप अगर टच भी करोगे तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, अपने आप ही आपकी डिवाइस में आ जाएगा, और ये एक्टिवेट भी अपने आप को खुद ब खुद करेगा। हार्डवेयर की लॉकर्स, सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको हम छू नहीं सकते, हम फिज़िकली छू नहीं सकते कि इसकी बनावट ऐसी है। हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनको कीबोर्ड और हमारे मॉनिटर के बीच में, और जो हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड होता है उस उन दोनों के बीच में इसको फिट किया जाता है। इसका काम क्या होता है, अंडर डिटेक्टेबल, इट इज़ एन अंडर डिटेक्टेबल, इसको यूज़र के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये क्या है। कुछ इस तरह से ही इसकी बनावट होती है, बोलो इस तरह से इसको फिट किया जाता है। बिल्कुल ये छोटा सा डिवाइस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कीबोर्ड के ऊपर बंदा टाइप करता है तो ये उसको रिकॉर्ड करता है, उस सब को रिकॉर्ड करता है, और एक इन्फो बना के एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तैयार करता है कि उसने ये टाइप किया, और साथ के साथ ये हैकर को इसके थ्रू भेजा जाता है। एक रिकॉर्डिंग करके ये हैकर को भेज देता है कि यूज़र ने ये टाइप किया, और हैकर उसका इस्तेमाल करके जो भी उसकी बैंक डिटेल्स अगर उसके पास है या कोई अकाउंट है तो उसका इस्तेमाल करके वो यूज़र के अकाउंट पे अपना कंट्रोल बनाता है, और उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का परिणाम यूज़र को भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैन इन द ब्राउज़र अटैक। जैसे बोल सकते हो, दो बंदे आपस में बात करते हैं, एक बंदा दूसरे को बोलता है और एक दूसरा बंदा पहले को बोलता है। बट अगर इन बंदों को तीन कर दिया जाए, जैसे दो बंदों को लगता है कि वो दो बंदे हैं बट एक्चुअल में वहाँ पे तीन बंदे हैं, ये तीसरा बंदा बिल्कुल बीच में बैठा है, दो बंदे खड़े हैं, बीच वाला बंदा बैठा है, तो जो पहला बंदा है वो दूसरे से बात करता है, दूसरा बंदा पहले से। तो जो बीच में बंदा है ये सब कुछ उसको सुनाई देता है। कुछ कुछ इसमें ऐसा है जैसे एक बैंक, एक वैसे मेनली इस पहले जानते हैं ये होता है क्या है। इन रिसेंट ईयर्स द मैन इन द ब्राउज़र अटैक इज ग्रोइंग पेन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इफेक्ट योर वेब ब्राउज़र टू मैनिपुलेट योर बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपके जो वेब ब्राउज़र है उस पर कंट्रोल बना के या आपके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन पे ऊपर ये कब्ज़ा करता है। इसके पास एबिलिटी है कि ये कोड को इनक्रिप्ट करे और डिस्क्रिप्ट करे। तो जैसे दो बंदे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है तो ये कर सकता है ऐसा कि जानकारी पहले यूज़र की तरफ से जानकारी आई, जानकारी को पहले तो डिस्क्रिप्ट किया, डी कोड किया, पहले वो कोड में था, जानकारी कोड में आई, उसको डी कोड करके पहले उसको पढ़ा कि ये क्या है,
फिर उसको मॉडिफाइड किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, यूज़र ने 5,000 की विड्रॉल कराई है तो जो अटैकर है उसने उसको 10,000 की विड्रॉल कर दी। फिर उसको कोड किया, कोड करके बैंक के पास भेज दिया, और बाद में बैंक के पास रसीद का आया। रसीद पहले इसके पास आई, हमारे हैकर के पास। हैकर ने उसको डिकोड किया और रसीद में अमाउंट चेंज की कि आपके बैंक अमाउंट जितनी उसने यूज़र ने निकलवाई थी कि आपके बैंक अकाउंट से 5,000 की जो राशि है वो लेस हुई है, उसको कोड में किया और वापस यूज़र को भेज दिया। तो एक 20 में बंदा है जो कि चेंजेस कर रहा है अपने मुताबिक, और जिसका अंदाज़ा जो हमारा यूज़र है उसको पता नहीं चल रहा। तो इसमें ऐसा होता है, एग्जाम्पल के साथ जल्दी समझ आता है। तो बात ऐसी की है कि एक इसके पास एबिलिटी है कि एक कोड और डी कोड कर सकता है, ये मॉडिफाइड कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप अपनी तरफ से भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे दी हुई है जानकारी, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। मेनली हमने इसमें यही बात की है कि दो बंदे हैं और एक बंदा बीच में छिप के बैठा है।